looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उस सीरीज का आज ये 6वां लेक्चर है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो चीजों को सीखा है उससे कुछ और एक नई चीजें आज हम सीखने चल रहे हैं परम्यूटेशन के बारे में। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, आज जो हम लोगों को डिस्कशन करना है वो है रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन, यानी कि सशर्त क्रमचय क्या होता है। सशर्त क्रमचय का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ कंडीशन दी गई होगी, उन कंडीशंस को पूरा करते हुए आपको वो कॉम्बिनेशन, वो अरेंजमेंट करना है। उन कंडीशंस को भी पूरा करना है और उन अरेंजमेंट्स को भी करना है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि मान लीजिए आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है, तो आपको क्या बोला जाता है, भाई ये मिस्टर ए ये क्रिकेट के, ये इस टीम के कैप्टन होंगे, मिस्टर बी इसके विकेट कीपर होंगे, सी डी ई एफ ये बॉलर होंगे। ठीक है, उसके बाद जी एच आई जे के ये बैट्समैन होंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये चीजें कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं। जैसे जब कोई कंपनी बनाई जाती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो क्या होता है, भाई ये इसके सीईओ या इसके मालिक होंगे, ये इसके मैनेजर्स होंगे, ये इसके बाकी चीजों को ध्यान में देखने वाले, काम करने वाले लोग होंगे। तो वो कंडीशंस, जो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, उन सभी कंडीशंस को पूरा करते हुए जितने लोगों की टीम आपको कही जाती है, उस टीम को बनाना, उसको करना ही रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस यानी कि सशर्त क्रमचय कहलाता है। दिए हुए कंडीशन में उस नंबर ऑफ अरेंजमेंट को बताना। ठीक, एक थ्योरम है इस पे। पहले हम इस बेसिक थ्योरम को जानेंगे, ये प्रमेय को, फिर इसी को जनरलाइज करेंगे और फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखिए थ्योरम क्या है, द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ n different objects taken are at a time when a particular object is always to be included in each arrangement। मतलब कि n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं का चयन करना है, r वस्तुओं को लेना है, जबकि एक पर्टिकुलर, एक विशेष वस्तु को जरूर से जरूर हर बार लेना है। तो इस तरह से बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी r इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन। मतलब देखो, कुल n वस्तुएं थी, n में से r वस्तुओं का चयन आपको करना है। एक वस्तु आपको, कोई एक विशेष वस्तु आपको हर बार लेना है, तो एक का चयन आपने कर लिया। कुल कितने का चयन करना था, आर का, आर में से एक का चयन कर लिया, और बची कितनी, आर माइनस वन का चयन करना है। कितनी वस्तुओं का चयन करना है, आर माइनस वन वस्तुओं का। कुल वस्तुएं कितनी थी शुरू में आपके पास, एन, एन में से एक का चयन हो गया, तो अब बची कितनी है, एन माइनस वन बच गई। एन माइनस वन वस्तुओं में से आर माइनस वन वस्तुओं को लेने का तरीका एन माइनस वन पी आर माइनस वन होगा। तो सिंपल सा है। अरे भाई, हमने बोला एन में से आर वस्तुओं को लेने का तरीका एन पी आर होता है, तो उसी तरीके से एन माइनस वन वस्तुओं में से आर माइनस वन वस्तुओं को लेने का तरीका क्या होगा, एन माइनस पी आर माइनस वन होगा। सिंपल, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यह है कि इसमें ये आर से गुणा क्यों करना। देखिए, बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है। क्या है, हमने मान लिया a1 a2 a3 a4 ऐसे an, ये कुल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और जैसे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा लिया जाना है, तो हमने मान लिया कि a1 वो ऑब्जेक्ट है जो हर बार सिलेक्ट होता है। अब देखो, ये r ऑब्जेक्ट्स अगर लेने हैं तो हमारे पास ये टोटल r पोजीशंस हैं, पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू सो ऑन। दिस इज द rth पोजीशन। अब a1 तो हर बार लिया जाएगा, लेकिन a1 कहां पर होगा ये नहीं पता। चलो हम मान लेते हैं, सपोज a1 फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो अभी कुल कितने ऑब्जेक्ट्स बचे हैं, r माइनस वन प्लेसेस बच गए। n थे, n में से a1 यहां पर आ गया, तो ऑब्जेक्ट्स बच गए n माइनस वन, प्लेसेस बच गए r माइनस वन। तो जब a1 पहली पोजीशन पर होगा, when a1 is at first position, the total number of ways, कुल तरीका जब हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर पाएंगे वो होगा n माइनस वन पी आर माइनस वन। अगर a1 सेकंड पोजीशन पे हुआ, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी फिर से क्या होगा, अब फर्स्ट प्लेस खाली होगी, सेकंड पोजीशन पर a1 है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, अगेन कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए, n माइनस वन में से r माइनस वन को सिलेक्ट करने का तरीका n माइनस वन पी आर माइनस वन होगा। ऐसे ही a1 अगर थर्ड प्लेस पर आ गया, कहां पर आ गया, ये थर्ड प्लेस पर a1 है, तो अब कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए, n माइनस वन, उनको अरेंज करने का तरीका n माइनस पी आर माइनस वन एंड अप टू सो ऑन। ऐसे ही करते करते जब a1 rth पोजीशन पर होगा, उस सिचुएशन में भी बाकी कितने का अरेंजमेंट करना है, r माइनस वन का, तो ये हो गए टोटल। अब देखो, इनमें से कोई भी एक अरेंजमेंट होगा जब a1 हमेशा लिया गया है, या तो ये कंडीशन होगी, या फिर ये कंडीशन होगी, या फिर ये होगी, ऐसे, दैट इज आइदर दिस वन और दिस वन और दिस वन अप टू सो ऑन और दिस वन। इनमें से कोई भी एक तरीके से अरेंज किया जा सकता है जब a1 को कहीं भी रख सकते हैं और बाकी सबको अरेंज कर सकते हैं। कोई भी एक तरीका हो सकता है, आइदर ऑप्शन है। इसका मतलब ये सब के सब सारे प्रोसेसेस ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, n माइनस वन पी आर माइनस वन प्लस n माइनस वन पी आर माइनस वन प्लस n माइनस वन पी आर माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन, यहां पर फिर हो जाएगा n माइनस वन पी आर माइनस वन। ये कितनी बार इनको जोड़ा गया, जितनी पोजीशंस है, हाउ मेनी टाइम्स, r टाइम्स। ठीक है, तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, अगर मैं 3 प्लस 3 लिखा, 3 को 2 बार ऐड किया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अगर मैं प्लस 3 लिखूं 4 बार लिखा, तो इसी को मैं क्या लिखूंगा, 4 इंटू 3, मतलब सॉरी 4 नहीं, ये 3 होगा। तो अगर सेम नंबर जितनी बार ऐड हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट पार्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर। तो अगर ये वैल्यूज कितनी बार ऐड हुई हैं, r टाइम्स, तो इसका मतलब इन सबका एडिशन हो जाएगा r टाइम्स n माइनस वन पी आर माइनस वन। सिंपल, और ये आपकी थ्योरम है और ये प्रूफ हो गई।
ठीक है, आई बात समझ में? अब आप देखो, जब A1 को लिया गया पहली बार कि A1 हर बार होगा, तो A1 को इन R प्लेसेस में अरेंज करने के कुल कितने तरीके होंगे? R, भाई मान लो यहां पर 4 चेयर्स हैं, C1, C2, C3, C4। कोई एक बंदा आया तो इसके पास कितने ऑप्शन हैं बैठने के लिए? हाउ मेनी वेज? ये आदमी इन चारों कुर्सियों में कितने तरीके से बैठ सकता है? 4 तरीके से, क्योंकि इसके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कहीं एक जगह पे वो बैठ जाएगा। अब बाकी जगह का अरेंजमेंट आपको करना है। वैसे ही A1 को अगर हर बार चुना जाना है, हर बार A1 सिलेक्टेड है, तो R प्लेसेस में A1 को कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है? R तरीके से। अब बचे कितने? R-1 का अरेंजमेंट n-1 ऑब्जेक्ट्स में से करने का तरीका क्या हुआ? n-1p R-1, और दोनों अरेंजमेंट करना है। मतलब A1 का भी सिलेक्शन होगा एंड ये भी सिलेक्शन होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से क्या हो जाएगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जब दोनों चीजें कंपलसरी हो तो दोनों का आपस में प्रोडक्ट होता है, यानी ये हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाई n-1p R-1। ये कुल तरीका हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का। कब? जब एक वस्तु हमेशा ली जा रही हो n वस्तुओं में से, जबकि R लेना हो। अब वस्तुएं हैं, R का चयन करना है, A1 नहीं लिया जा सकता। ठीक, तो n में से एक को आपने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास ऑब्जेक्ट्स टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप उसमें से ले कितना सकते हो? सिर्फ n-1 ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि A1 को कैंसिल कर दिया गया। जैसे क्रिकेट टीम में टोटल 16 लोगों की टीम बनाई गई, एक प्लेयर उसमें से इंजर्ड हो गया, तो अब टीम 11 लोगों की बनानी है। आपके पास मेंबर 16 है, लेकिन ये आदमी इंजर्ड है, तो ऑप्शंस कितने बचते हैं? सिर्फ 15। तो n में से एक अगर निकाल दिया आपने तो n-1 बच गया p r। n-1 में से अब r लोगों का चयन करना पड़ेगा आपको। तो एक ये कोरोलरी है, एक ऑब्जेक्ट अगर नहीं लिया गया n-1p r तरीके से, एक ऑब्जेक्ट अगर हमेशा लिया गया तो r इंटू n-1p r-1 तरीके से उसको लिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। अब आपको थ्योरम सिर्फ इतनी बताती है, इसका सब रिजल्ट क्या होगा? अब देखो, n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से r वस्तुओं को लेना है, जबकि ये दो हमेशा लिए जाने हैं, A1 और A2 दोनों हमेशा लिए जाने हैं। तो भाई देखो, दो r का सिलेक्शन करना है, दो आपने पहले ले लिए, तो अब r-2 और लेने हैं आपको। ठीक है, कितने में से? n में से 2 निकाल दीजिए, n-2p r-2। अब आपके मन में आ रहा है कि भाई हम क्या करें? जब एक था तो उसको r से गुणा किया, अब 2 है तो किससे गुणा करेंगे? हैं, सोच के बताइए। भाई देखो, इन दोनों वस्तुओं को आप क्या कर सकते हो? R प्लेसेस पर आपको पहले इन दोनों के लिए ऑप्शन है, इन दोनों के लिए, पहले वाले के लिए R ऑप्शन है, दूसरे वाले के लिए कितना ऑप्शन है? R-1, और दोनों का चयन करना है, तो R इंटू R-1 इंटू n-2p R-2। लेकिन ऐसे दिक्कत होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि RP2 इंटू n-2p R-2। ठीक है, ये तरीका हो गया इनको अरेंज करने का। ठीक, अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कुल हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेनबो बी अरेंज्ड व्हेन वर्ड्स बिगिन विद R। मतलब रेनबो में कुल 7 अल्फाबेट्स हैं, कुल 7 लेटर्स हैं। इन लेटर्स से कुल कितने ऐसे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनमें से वो सारे R से स्टार्ट होने वाले? तो देखो, 7 लेटर वर्ड आपको बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड R फिक्स हो गया, मतलब R इज टेकन ऑलवेज, R हर बार लिया जाना है। तो अब कितने बच गए भाई? 6 बच गए। क्या हुआ? n-1 हो गया। लेने कितने हैं? अब एक तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, बाकी कितने बचते हैं? 6, क्योंकि सभी का यूज करना है। तो 6 में से पूरे 6 को लेकर के बनाने का तरीका कितना हुआ? 6p6 एंड दैट इज फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। क्लियर? तो आपने देखा कि कंडीशन अप्लाई हुआ क्या? R हमेशा लिया जाना है, तो उसमें से R की पोजीशन फिक्स कर दी गई कि वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। अगर R की पोजीशन फिक्स नहीं की जाती तो फिर हम देखते कि इन 7 में से कितने को लेकर के बनाना है। जैसे मान लीजिए आपको ये कहते कि आपके पास टोटल 7 लेटर्स हैं, आपको 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, जिनमें से R हमेशा सिलेक्ट होगा, हर वर्ड में R आएगा। अब आप देखो, आपको बनाने 4 लेटर वर्ड, तो R के लिए कितना ऑप्शन है? 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू, अब क्या करोगे आप कि भाई 4 अल्फाबेट के वर्ड्स बनाने थे, एक R हमेशा फिक्स हो गया, तो बाकी अरेंजमेंट करना है 3 का। टोटल लेटर्स हैं 7, 7 में से एक सिलेक्ट हो गए, बचे कितने? 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 6p3, और इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और इसका आंसर हो जाएगा कितना? 6 5 30, 4 4 16 3 48, 480 लेटर्स ऐसे बनाए जाएंगे जो आउट ऑफ 7 4 लेटर्स को लेकर के बनाए जाएंगे, जिनमें से R हमेशा सिलेक्टेड होगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां पर आपसे ये बोला गया कि R की पोजीशन फिक्स कर दी गई कि R कहां पर फिक्स रहेगा? फर्स्ट पोजीशन पे। तो अगर R फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स होता है तो टोटल 6 अल्फाबेट बचते हैं, उनसे 6 को लेकर के वर्ड बनाना है। तो 6p6 द आंसर इज फैक्टोरियल 6 दैट इज 720। इसी क्वेश्चन को देखो और कैसे पूछेगा। अब सेम क्वेश्चन को ऐसे कह सकता है, भाई रेनबो में आने वाले लेटर्स को लेकर के आपको वो सभी कितने वर्ड्स आप बना सकते हो जो स्टार्ट R से हो रहे हो और एंड W से हो रहे हो। मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पर R फिक्स हो गया एंड लास्ट पोजीशन पर W फिक्स हो गया। भाई टोटल लेटर 7 थे, 2 ऑलरेडी फिक्स हो चुके और दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। तो अब बीच में बचते हैं 5, उनमें से कितने हमें लेने हैं? 5 में से 5। तो 5p5 को लेकर के बनाने का कुल तरीका बन जाता है फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। सेम इसी क्वेश्चन को इसने ऐसे चेंज कर दिया कि in how many ways the letters of the word rainbow be arranged when R and W are at the end positions। मतलब अभी क्या कहा था कि R पहले पर होगा और W लास्ट में होगा, अभी इन्होंने उसको चेंज कर दिया। इन्होंने बोला कि R एंड W ये दोनों की पोजीशन फिक्स हो गई, वो या तो फर्स्ट होगी या फिर लास्ट होगी, यानी फर्स्ट या फिर 7। तो ये 2 लेटर्स इन 2 पोजीशंस पे अरेंज करने हैं, 2p2, 2 को 2 पोजीशंस पे अरेंज करने का तरीका। बाकी लेटर्स बचते हैं 5, उनको अरेंज करना है कितने प्लेसेस पे? 5। तो आपको 2 अरेंजमेंट करना, पहला 2 को 2 पर एंड मतलब मल्टीप्लाई 5 को 5 पर, तो 2p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल 2 इंटू 5p5 की वैल्यू हो गई फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो गई 2 एंड दिस इज 120, आंसर इज 240।
क्यों? क्योंकि भाई दो पोजीशन हैं, पहली और आखिरी। अब ये आप कह रहे हैं कि भाई आर एंड डब्ल्यू को दोनों को अरेंज करने का ये हो सकता है आर से शुरू हो, डब्ल्यू से खत्म हो, या फिर डब्ल्यू पहली पोजीशन पे हो, आर लास्ट पोजीशन पे हो। तो ये पहला अरेंजमेंट हुआ, ये दूसरा अरेंजमेंट हुआ। 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल 5, ये 5p5 फैक्टोरियल 5 और 120, आंसर 240। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएंगे। अब देखो इसी में और एक तरह का क्या क्वेश्चन होता है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेनबो। मैं सेम एग्जांपल को ले रहा हूं, इसी में सारी कंडीशंस फिट कर रहा हूं। रेनबो बी अरेंज्ड व्हेन एन एंड बी आर टुगेदर। देखो अभी तो आपके पास जब सब अलग अलग थे नंबर ऑफ लेटर्स 7 था। अब ये कह रहे हैं एन और बी दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, तो एन और बी को मिला दिया एक साथ। तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए 6। अब ये 6 लेटर से आपके पास जो वर्ड्स बनेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6p6। ये तो हो गए भाई इन 6 लेटर से जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे वो हो जाएंगे 6p6। 6 लेटर 6 पोजीशन 6p6 हो गया। अब लेकिन एन और बी ये दो लेटर्स को एक साथ आपने किया, तो ये दो लेटर्स दो पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे थे, दो मिलाकर के एक पोजीशन बनाए। तो इन दोनों लेटर्स का जो अरेंजमेंट है वो 2p2 होगा। 3 लेटर्स होते तो 3p3 होता, ठीक है ना। अब यहां पे 2 लेटर्स हैं, तो जितने आप एक चीज जान लो कि जितनों को आप एक साथ करोगे उतने फैक्टोरियल आप कर दो, सिंपल। 2 है फैक्टोरियल 2, 3 है फैक्टोरियल 3, 4 है फैक्टोरियल 4, 6 है फैक्टोरियल 6, जैसे होंगे, ठीक है। तो 2 है तो 2p2 लिख दो, इनका अरेंजमेंट होगा एंड इन सबको मिला के ये अरेंजमेंट होगा, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 आपका है 720, और फैक्टोरियल अभी पहले फैक्टोरियल 6 लिखो, ये वैल्यू क्या हो गई फैक्टोरियल 6, अब ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 720 यानी कि 1440। टोटल 1440 तरीके से ये लेटर्स ये वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जब एन और बी एक साथ हो। आर और ए कोई भी दो लेटर एक साथ आप कर लो तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इनके, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह देता है कि when n and b are never together। अभी क्या बोला था, दोनों हमेशा एक साथ हो। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ नहीं हो, दोनों कभी भी एक साथ ना हो, तो कुल कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो इसका निकालने का एक ही तरीका है कि दोनों एक साथ पहले तो कुल कितने लेटर्स बन सकते हैं, कुल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो 7 में से 7 को लेना, 7p7 मींस फैक्टोरियल 7, ठीक है। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 5040, ये हमने आपको बता रखा कैसे निकालते हो गया। तो 7 लेटर से जो वर्ड बनेंगे डिफरेंट, उसमें 7p7 फैक्टोरियल जिसमें हो गया 5040। अब इसमें वो सभी वर्ड्स हैं जिसमें एन और बी एक साथ हैं भी, एन और बी एक साथ नहीं भी हैं। टोटल में से अगर हम ये दोनों जब एक साथ हैं वो वाले टोटल नंबर्स अगर माइनस करते तो हमको हमारा मिल जाएगा। तो देखो दोनों एक साथ हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 6। इनको अरेंज करने का तरीका भी हमने आपको बताया कि 6p6, और दोनों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2 इंटू 6p6, और ये वैल्यू आपको मिल गई थी 2 इंटू 720 जो कि आ गई थी 1440। अब 1440 ऐसे वर्ड्स बनते हैं जिनमें एन और बी एक साथ हैं। 5040 ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें वे साथ भी हैं और नहीं भी हैं। तो टोटल में से 1440 आप माइनस कर दो, 0 0 इधर 10 - 4 दैट इज 6, 4 - 1 दैट इज 3। तो 3600 वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये एक साथ कभी भी नहीं है, और 1400 वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये दोनों एक साथ हैं। तो कभी भी ऐसा है नेवर टुगेदर का कहीं भी अगर पूछेगा तो पहले टोटल निकालो, टुगेदर निकालो, टोटल में से टुगेदर माइनस कर दो, नेवर टुगेदर मिल जाएगा आपको। आया समझ में? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका देखो, आपको क्या कहा है, एन और बी एक साथ नहीं हो सकते। तो आपका पहला काम है कि एन और बी को आप अलग कर दो। एन और बी को पहले ले लिया आपने, एन और बी को जब आपने हटा दिया तो एन और बी को छोड़ करके आपके पास कुल कितने लेटर्स बच जाते हैं, 5, आर ए आई ओ डब्ल्यू। इन पांचों को इन 5 पोजीशंस पर 5 लेटर्स को पहले आप अरेंज कर लो। तो 5 लेटर्स को आपको अरेंज करना है इन 5 जगह पर। भाई 5 लेटर्स आपको मिल गए, कहीं पर भी आप अरेंज करो तो 5 लेटर से 5 लेटर वर्ड ही बनेगा। तो 5 में से पांचों को अरेंज करने का तरीका 5p5 यानी फैक्टोरियल 5 यानी कि टोटल हो गया 120। पहले उन 5 अल्फाबेट्स का आप टोटल वेज निकाल लो जिनसे आपको कोई मतलब नहीं। तो 5 को अरेंज करने का तरीका 5p5 यानी कि 120। अगर उन 5 को हमने मान लिया इस तरीके से 5 पोजीशन पे अरेंज करेंगे तो हमारे पास कुल 6 पोजीशन बन जाती है। कैसे? ये वाली 2 3 4 5 6, ये वो 6 पोजीशंस हैं जिन पर अगर मैं एन और बी को अरेंज करूंगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब एक यहां आएगा, दूसरा यहां, एक यहां, दूसरा यहां, एक यहां, दूसरा यहां, एक यहां, दूसरा यहां, एक यहां, दूसरा यहां, वो कहीं भी इनमें से होंगे तो वो एक साथ नहीं हो पाएंगे। मतलब 6 पोजीशंस में 2 को अरेंज करना है तो कुल तरीका 6p2, और 6p2 का मतलब अभी हमने आपको फैक्टोरियल निकालना सिखाया है। यहां पर जितना हो 6 से उतनी बार एक एक कम करके गुणा कर दो, 6 5 30। टोटल 30 तरीके ऐसे हैं जब हम इनको अरेंज कर सकते हैं। एन और बी को इन 6 जगहों पर एंड है इसलिए मल्टीप्लाई, और इन पांचों को 5 पोजीशंस पे अरेंज करने का तरीका है 120। तो 30 तरीकों से ये और 120 तरीकों से ये दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 3600 यानी कि 3600। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? चलो एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। अब सेम ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेनबो बी अरेंज्ड व्हेन वॉवेल्स नेवर टुगेदर। वॉवेल्स मतलब इसमें आने वाले वॉवेल्स टोटल लेटर्स कितने हैं 7, वॉवेल्स कितने हैं 3, ए आई ओ, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स 3 है, मतलब 3 वॉवेल्स हैं और ये 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं कि ये तीनों एक साथ नहीं आए, उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका ये है कि भाई पहले बाकी जो है पहले आप इनको अरेंज कर दो।
ठीक। तो बाकियों को अरेंज करने का तरीका क्या हुआ कि भाई कि 4 को 4 पोजीशन पे अरेंज करने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 4। कैसे? अरे भाई 4p4 यानी कि फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो गई 24। तो 24 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। जब हमने इनको अरेंज कर दिया तो आप देखो जितने लेटर्स होंगे उससे एक एक्स्ट्रा प्लेस क्रिएट होता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। तो ये 4 कॉन्सोनेंट को अरेंज करते ही हमारे पास 5 प्लेसेस अरेंज हो गए, क्रिएट हो गए। इन 5 जगहों पर इन तीनों को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो 5p3, और 5p3 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होगा? 5 × 4 × 3। क्यों? हमने बताया तरीका, जितने हैं उतनी बार लिखना है, एक एक कम करके 5 चौको 20 दिया 7। 60 मेथड्स हैं इनको इसमें अरेंज करने के और इनको अरेंज करने के 24। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 24 × 60 इज इक्वल टू 0। 6 चौको 24 का 4, हाथ लग गया 2, 6 दूना 12, 2 14। टोटल 1440 वेज, 1440 तरीके हैं इनको अरेंज करने का, जिसमें तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सुझाव अपने विचार कमेंट में दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और प्लीज बार बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी, उतने अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछें, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने।